जनधारा मल्टीमीडिया समूह मीडिया जगत में एक भरोसेमंद नाम है। हमर स्वदेश हमर प्रदेश के नाम से हुए आयोजन में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित मंत्रीगण, ब्यूरोक्रेट, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग, कला, संस्कृति, साहित्य, मीडिया से जुड़े लोग आए और सब ने अपनी बात रखी, सब ने हिस्सेदारी की। किसने क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। भूपेश बघेल जी लगातार, चूंकि अभी किसानी का मौसम है और रोका छेका भी जो है इस समय चल रहा है और बहुत सारे लोग भूपेश बघेल के रोका छेका में भी लगे हुए हैं। अलग अलग तरह से लोग रोका छेका कर रहे हैं। सवाल यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानी का समय है और आपने किसानों के लिए बहुत कुछ ऐसा काम किया है जो पूरे राज्य में अलग से जाना जाता है। अगर मैं ये कहूं कि आपने लगातार अपने कार्यकाल में जो अभी किसानों के लिए, आर्थिक विकास के लिए या ग्रामीण विकास के लिए जो काम किया है, उनको आप किस तरह से देखते हैं या किस तरह से बताना चाहेंगे? अभी आवाज कोनो बंद नहीं कर सका है। अभी मानसून छत्तीसगढ़ में आ चुका है, बारिश भी हो चुकी है, बुआई काम भी हो गया, रोपाई जोरों पे चल रहा है और रोका छेका का भी काम हो रहा है। तो मवेशियों को रोकना छेकना तो ठीक है, क्योंकि उससे फसल हमारी बचेगी। लेकिन राजनीति में भी लोग, भगवान राम भी अच्छे काम करने के लिए निकले थे तो बाधाएं तो बहुत आई थी। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, जब उनको बाधाओं का सामना करना पड़ा तो हम लोग कहाँ टिकते हैं। लेकिन उन लोगों ने जो काम किया है, जो महापुरुषों ने, दिव्य आत्माओं ने जो संकट झेल के आगे बढ़ने का काम किया, तो वही तो सब आज साहित्य के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से जो हम लोग सीखते पढ़ते हैं, वही हम लोगों को मार्गदर्शन करता है। तो आज कितना भी हम लोग अब छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा के लिए निकले हैं। आज डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती है, जिन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए उन्होंने शंखनाद किया। आज उसकी जयंती के अवसर पर मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान जो सरकार है वो उन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलते हुए छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम कर रही है। चाहे हमारे अन्नदाताओं के आर्थिक स्थिति सुधारने में हो, चाहे हमारे आदिवासी और वनवासी उनके अर्थव्यवस्था सुधारने में हो, चाहे हमारे जो श्रमिक हैं उनको आर्थिक मजबूती देने का काम हो, गौपालक हैं उनके आर्थिक मजबूती देने का काम, वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हम लोग कर रहे हैं। दवाइयाँ कितनी महंगी हो गई है, इलाज कितना महंगा हो गया है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज हर आदमी बजट बनाता है, साल भर में मुझे क्या क्या करना है, लेकिन बीमारी का कोई बजट नहीं बनाता, क्योंकि बीमारी बता के तो आता नहीं, कोई बजट रखता भी नहीं। और नहीं रखने के कारण से होता है कि अचानक किसी बड़ी बीमारी आ गई, किसी परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो अर्थव्यवस्था उसकी चौपट। उसके लिए भी योजना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सेवा योजना 5 लाख तक के, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सेवा सहायता योजना 20 लाख तक के, पूरे देश में अकेला राज्य जो 20 लाख तक के सहायता करती है। उसके बाद जेनरिक मेडिसिन आज सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम में हम लोग खोले हैं ताकि सस्ती दर पे
दवा मिल सके। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो सांस्कृतिक हमारी जो पहचान है छत्तीसगढ़ की, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चाहे आदिवासी अंचलों में चल दीजिए तो जहाँ देवगुड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, गोटुल बनाने का काम कर रहे हैं। बस्तर में भोजमाड़ में गोटुल को कभी विवादास्पद बनाया गया था, लेकिन बहुत अच्छी परंपरा है, हजारों साल से उनके जो परंपरा चली आ रही है, उस गोटुल को फिर से हम लोग पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यहाँ आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए लगातार काम कर रही है हमारी सरकार। चाहे उसके जो भाषा है, नृत्य है, संगीत है, उसकी कलाकृति है, उसको सहेजने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं हम लोग गौ माता की भी सेवा कर रहे हैं। गाय के नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, गौ माता सही मायने में हम लोग सेवा कर रहे हैं। उसके चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। तो गोबर खरीदो, अब गौमूत्र भी खरीदने वाले हैं। 28 तारीख हरेली है, उस दिन गौमूत्र भी खरीदेंगे। तो जैव उसके साथ साथ हम लोग अक्ति के दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम किया, माटी पूजन। तो माटी पूजन मतलब क्या, हम लोग भारत माता कहते हैं, छत्तीसगढ़ मातारी कहते हैं, कहने वजह थोड़ी होगा, उसकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो जहाँ जंगल है वहाँ वृक्षारोपण करो, जो नाले हैं उसमें 12 माह पानी व्यवस्था है। इस प्रकार से ट्रीटमेंट करो कि नदी नाले 12 महीने पानी रहे। और फिर जो खेती कर रहे हैं, धरती माता हम लोग ले रहे हैं, बदले हम लोग क्या दे रहे हैं? बदले में दे रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड। तो जमीन को और जहरीला बना रहे हैं, जला रहे हैं उसको। धरती माता को तो चीर के लोग अनाज उत्पादन करते हैं, काम कर रहे हैं। माटी पूजन का कार्यक्रम किया। और माटी पूजन के कार्यक्रम के मतलब ये है कि आज केवल ये भावनात्मक बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया है ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित है, उससे परेशान है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, धरती तप रहा है, लोगों की जीना दुभर हो रहा है। अनाज का उत्पादन 1 डिग्री टेम्परेचर इस साल बढ़ा तो गेहूं के उत्पादन में 20% की गिरावट आई। तो ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन उत्सर्जन के कारण से हो रहा है। तो हम लोग माटी पूजन का कार्यक्रम किए ताकि माटी को भी जितना हम ले रहे हैं थोड़ा बहुत तो वापस करें। तो वापस करने का काम क्या है? ये जो हम लोग ले रहे हैं, हम मान लो अनाज हम खा रहे हैं, पैरा बचता है, पैरा हम जानवरों को खिलाएं, जानवरों को खिलाएंगे तो गोबर मिलेगा, और गोबर को फिर से वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से, गौमूत्र के माध्यम से फिर धरती माता को दे दें तो उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, और साथ ही साथ हमारे जो फल सब्जी अनाज है वो जहरीला नहीं होगा। तो ये जहाँ छत्तीसगढ़ मातारी की बेटी बेटियों को के उत्थान और विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के, वहीं जो हमारी संस्कृति है, चाहे आदि संस्कृति के मानने वाले हों, चाहे हमारे गुरु घासीदास जी के मानने वाले हों, चाहे कबीर जी के मानने वाले हों, चाहे भगवान राम को मानने वाले हों, तो राम भवन का हम पर्यटन परिपथ बना रहे हैं। कृष्ण को मानने वाले हैं तो हर शहर में हम कृष्ण कुंज बना रहे हैं, ताकि जो भगवान कृष्ण ने कहा ना, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब यहाँ कितने पीपल के पेड़ होंगे? अब रायपुर में कितना बचा होगा? शहरों के बीच में कम होंगे, बच्चे जानेंगे भी नहीं हमारे पुराने पेड़ कितने। जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, कितने लोग जंगल जा पाते हैं? आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे कितना बता पाएंगे? तो हम ऐसे वृक्षों को, जो हमारे विदेशी बहुत सारे पेड़ पौधे हम लगा लिए हैं अपने गमलों में, लेकिन उन वृक्षों को जो हमारे प्रकृति ने जो दिया है, प्राकृतिक रूप से है और हमारे धरती में है, उन पेड़ों को यहाँ लगाएं ताकि हम बता सकें ये हर्रा है, ये बहरा है, ये तेंदू है, ये शीशम है, कि ये बरगद है, ये पीपल है, ये गस्ती है ना। अब बच्चों को भी बता दो, गस्ती और पीपल में अंतर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पत्ता एक ही जैसे दिखता है। हल्दी और तिकुर आप दिखा दे बच्चों को तो अच्छे नहीं बता पाएंगे दोनों में अंतर क्या है। तो ये सब चीजों को हम लोग लगाएं ताकि यहाँ के बच्चे भी अपने छत्तीसगढ़ से वाकिफ हो सके। जी, दरअसल भूपेश बघेल जी ने एक राष्ट्रीय मुद्दा था, राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये बता दिया कि वो रावण गमन पथ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं।
जिस देश में गाय दूध देने से ज्यादा दंगा कराने के काम आ रही थी, उस देश में गोबर खरीद के और गौमूत्र खरीदने की बात भी भूपेश बघेल सरकार कर रही है। अभी पिछले दिनों में भूपेश बघेल जी के साथ बस्तर क्षेत्र के दौरे पे गया, तो जो सुदूर आदिवासी अंचल में जब मैं आपके साथ था तो मैंने दो चीज देखी। लोग आत्मानंद विद्यालय की बहुत मांग कर रहे थे और दूसरा बैंकों की। आज की तारीख इतिहास में दर्ज है कि इंदिरा गांधी ने आज बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अभी आपने देखा कि लगातार हम आपके साथ देख रहे थे कि लगातार लोग बैंक की बात कर रहे हैं। एक तरफ बैंकों को बंद करने की साजिश हो रही है, बहुत सारी निजी संपत्तियों को जो है निजी संपत्ति में सार्वजनिक संपत्ति को बदलने का काम हो रहा है, और इधर जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और आज बैंकों को का जो है वो कहीं ना कहीं किस तरह से उपयोग हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप आज जरूर ये बात कहें। आज ही के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। वर्तमान पीढ़ी जो है इस बात को नहीं समझ सकती कि बैंक के बिना हमारे जीवन कैसे होगा, लेकिन ये जो पुरानी पीढ़ी है, हमारे राजीव तिवारी जी बैठे हैं, ये उस दौर को भी जानते हैं जब बैंक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए हुआ करता था। किसानों के लिए नहीं होता था, मजदूरों के लिए नहीं होता था, गरीबों के लिए नहीं होता था, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं होता था, बैंक का लोन नहीं मिल पाता था। और तब बैंकों का निजीकरण किया गया और आम जनता के लिए इसको खोल दिया गया और उससे बड़े आर्थिक परिवर्तन देश में हुआ। आज उसी बैंक का फिर से निजीकरण करने के दिशा में इस सत्र में बिल आएगा लोकसभा में, तो निजी हाथों में चला जाएगा। आज जैसे राज्य परिवहन को जब चल रहा था तो दूरस्थ अंचलों में उसको सवारी मिले चाहे मत मिले, कम रहे या ज्यादा रहे, तब भी वो बस चलती थी। 5 सवारी तब भी बस चलती थी। लेकिन आज जगदलपुर जाएंगे, आधी सीट नहीं भरे तो फिर कोई न कोई बहाना करके प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर है वो ट्रिप को कैंसिल कर देता है। बैंकों की भी स्थिति ये है कि आज दूरस्थ अंचलों में बैंकिंग सेवाएं हैं, गवर्नमेंट के द्वारा है, कहीं ज्यादा बिजनेस मिलता है, कहीं कम बिजनेस मिलता है, तो दोनों मिला के चल जाता है, लेकिन दूर में रहने वाले लोगों को उसकी सेवाएं मिल जाती हैं। अब जब राष्ट्रीयकरण की जगह निजीकरण होगा तो निजीकरण को कोई निजी जो व्यक्ति है उसको चुनाव तो लड़ना नहीं है, उसको तो पैसा कमाना है। वो साधु भी नहीं है जो सेवक भाव से है, लेकिन आजकल के साधु तो सब साधु सन्यासी तो सब राजनीति में आने लगे हैं, हम लोगों को खतरा है। ऐसे में यदि निजीकरण कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो वंचित वर्ग है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, साथ ही जो नवोदित जो व्यापार या उद्योग में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है फिर उससे अछूता रह जाएगा। अभी जिस प्रकार से हमारे अभी इसी कार्यक्रम में हमारे जो एडिशनल कमिश्नर है जिसका सविता मिश्रा जी बता रहे थे कि एक हम लोग जो मजदूर का बच्चा है वो IIT में पढ़ रहा है, तो योजनाएं इस प्रकार से बनी तभी तो कर पाया, और यदि नहीं रहता तो बच्चा कभी वहीं खप जाता हो। तो बताने का मतलब ये है कि शासन के जो काम है वो सोशल वेलफेयर का है, उसका काम व्यापार करना नहीं होता। लेकिन वर्तमान जो सरकार है जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उसे बेचने का काम कर रही है, चाहे वो भिलाई स्टील प्लांट हो, नगर नार हो, बालकोट हमारा बिक ही गया। तो निजी क्षेत्र में जाने से बहुत सारी चीजें जो गरीब तबके लोगों को भी जीवन स्तर में शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट में कितने ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो इंजीनियरिंग किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, ITI किए होंगे, उनको नौकरी मिली और उसके जीवन में परिवर्तन आया। एक व्यक्ति को मिल जाता है नौकरी तो पूरी पीढ़ी उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अब उसको बंद कर दिया जाएगा, रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे। बैंक यदि निजीकरण होगा तो फिर सबसे पहले ये आम जनता को सुविधा मिलना बंद होगा, और दूसरे तरफ जो
गरीब तबके के लोग हैं, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के, पिछड़े वर्ग, उसका आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी बैंक। तो दोनों तरह से तो आज स्थिति जो है, जैसे बस्तर में हम लोग गए, बस्तर में 2 चीज की मांग की, जो मिश्रा जी ने जो बताया कि हम आवापल्ली भी गए, हम लोग कोंटा गए, चाहे वो आपके छिंदगढ़ गए, तो वहां लोगों ने मांगा क्या? स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल दो हमको, दूसरा हमको बैंक दो। मतलब आदिवासी चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व को समझ रहे हैं वो। पिछले 15 साल में सैकड़ों स्कूलें बंद, बिल्डिंग टूट गए, स्कूल बंद हो गए, शिक्षा से वंचित हो गए आदिवासी। उस चीज की उस महत्व को समझते हैं, और इस कारण से जो अनपढ़ भी हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़े ताकि वो तरक्की कर सके, उसके जीवन में परिवर्तन आए। तो अंग्रेजी माध्यम से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल मांगे, और हमने घोषणाएं भी की। दूसरा बैंक, मैं बस्तर कब से जा रहा हूं, जब राजनीति में नहीं था तब से मैं बस्तर जा रहा हूं। अब तिवारी जी का ससुराल ही वही है जगदलपुर, तो उनका तो ससुराली रिश्ता है। बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं जो पदस्थ रहे दूरस्थ अंचलों में, लेकिन कभी बस्तर में बैंक की मांग नहीं होती थी। लेकिन हमारी योजनाएं ही ऐसी है, हमारी योजनाएं ऐसी है कि लोगों के पास में पैसा पहुंचा, चाहे किसानों की ऋण माफी करें, चाहे 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करें, चाहे लघु उपज की खरीदी हो 7 से बढ़ाकर 65% करने की बात हो, चाहे लघु उपज की वैल्यू एडिशन करने की बात हो, रोजगार उसका कैसे बढ़े। तो लोगों के पास पैसा आया, अब पैसा आया तो घर में तो रखेंगे नहीं, चोरी होने का डर है। बैंक होना चाहिए। अब सारे ट्रांजैक्शन, चाहे हम धान खरीद रहे हैं तो बैंक के माध्यम से, मनरेगा भुगतान हो रहा है तो बैंक के माध्यम से, तेंदुपत्ता तोड़ाई हो रहा है उसका भुगतान हो रहा है तो बैंक के माध्यम से, चाहे गोबर यदि आप खरीद रहे हैं वो पैसा भी बैंक से, अब गौमूत्र भी खरीदेंगे तो वो भी पैसा जाएगा बैंक से। तो हर आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, और बैंक में इतनी भीड़ हो जाती है कि लोग सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं। ऐसे हर विधानसभा में 2-2, 3-3 ब्रांच मांगे हैं, और मैं सब जगह मैंने घोषणा की हम बैंक खोलेंगे। तो ये बताता है कि बस्तर में जो परिवर्तन आया है, सरगुजा में जो परिवर्तन आया है, आदिवासी और वंचित वर्ग के लोगों में जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो पैसा मिला है इन 3-3.5 सालों में, वो चिन्हित करने के लायक है। ये परिवर्तन का संकेत है, और उसका लाभ लोगों को मिलेगा। जी, हमारे बीच में शिव डहरिया जी हैं, माननीय मंत्री, मैं उनका स्वागत करता हूं। अपने साथियों से कहूंगा कि उनको मंच पे लेकर आए। हमारी बातचीत आइए प्लीज। मुख्यमंत्री जी से बात हो और उनकी वो मंत्री ना पहुंचे जिसका विभाग हो तो वो पूरा कार्यक्रम अच्छा नहीं लगता। आइए, बैठिए प्लीज। डॉक्टर के बदले में डॉक्टर ही जाए भाई। नहीं, डॉक्टर नहीं जाएगा, डॉक्टर राकेश जो है, हाँ तो डॉक्टर, वो हम लोगों के कान नाक में दर्द होगा तो उसी के पास जाएंगे। हाँ इधर आइए डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर इधर है, एक डॉक्टर इधर है, एक डॉक्टर सामने है, डॉक्टर विनय जायसवाल। डॉक्टर आलोक शुक्ला भी हमारे बीच में। हाँ वो बहुत पहले फिर आज जी आगे हमारी बातचीत का सिलसिला चल रहा है दोस्तों। दरअसल हम जो बात कर रहे हैं कि अभी जिन योजनाओं में हम लोगों का सम्मान कर रहे हैं, तो हमने जब लोगों को चुनने की बात आई तो हमको लगा कि हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में सोचे जो वाकई में ग्राउंड जीरो पे जिन्होंने कोई रिजल्ट दिया। तो हमने ऐसी सरकार की स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी उन योजनाओं को चुना, और उन हीरो को चुना जिन्होंने कोविड में बहुत बढ़िया काम किया, पर वो चाहे स्वीपर हो, चाहे वो कोई अस्पताल का डॉक्टर हो, चाहे कहीं कोई स्कूल का टीचर हो, या जिसने गोबर सर्वाधिक बेचा हो। तो जब हम गोबर बेचने वालों की लिस्ट देख रहे थे तो ये आरोप बहुत लग सकता है कि लोग कह रहे हैं कि पता नहीं गोबर ठीक से बिक रहा है कि नहीं। जब हम सूची को देख रहे थे तो हमने देखा कि लोगों ने लाखों रुपए का गोबर बेचा। 20 की सूची हमको मिली, तो उसमें एक नाम ढूंढते ढूंढते रायपुर में हमने देखा कि महावीर जो गौशाला है, उसमें जो उसके अध्यक्ष हैं हमारे मित्र, कॉलेज के मित्र और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के पिता श्री जो है उन्होंने, वो उसके अध्यक्ष हैं। तो हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं आऊंगा आपके कार्यक्रम में। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपका सम्मान कराएंगे।
फिर जब हमने किसी एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय से कहा तो उसने कहा कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। तो बहुत सारे लोगों से हमने पूछा कि भाई हम उन लोगों को ढूंढना चाहते हैं। सम्मान तो बहुत लोग करते हैं और तरह तरह से मीडिया हाउस की तरह सम्मान करते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे हमारे पास भी ऑफर होते हैं। पर ठीक है, हम तो एक नई परिपाटी करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभय किशोर है। अभय किशोर जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो बहुत सारे मीडिया ग्रुप में रहे हैं और अभी उन्होंने जनधारा मीडिया में एसोसिएट एडिटर के रूप में ज्वाइन किया है। मैं अभय जी से चाहूंगा कि अगला सवाल जो है, अभय जी आपने सीएम से बहुत पहले भी बहुत सारे सवाल किए हैं, अब मेरे इस प्लेटफॉर्म से भी आप जरा सवाल करें। मुख्यमंत्री जी, राम की चर्चा हो रही है, आपने राम वनगमन पर गोधन, गाय की पूजा, गोबर, तमाम चीजों की बात की। वाल्मीकि ने कहा है, राम शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या की है, कहा है रा शब्दोच्चारण मात्रेण बहिर्गच्छन्ति पातका पुनरागमनं विद्वा मौ शब्देन कपाटवत्। यानी रा बोलो तो अंदर से विकार निकल जाते हैं, माँ बोलो तो होंठ का दरवाजा बंद हो जाता है और बुराई अंदर नहीं आ पाती। राम का मुद्दा हड़प कर आपने बीजेपी के लिए दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए? देखिए, उनका जो राम भक्ति है वो केवल वोट के लिए है, और वोट के लिए पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं। राम, हनुमान, सबके जो व्यक्तित्व है उसमें परिवर्तन करते जा रहे हैं। राम कभी क्रोधित नहीं हुए, आक्रोशित नहीं हुए। राम को वनवास दे दिया गया तो सहर्ष चले गए। सीता का हरण हुआ तो क्रोधित नहीं हुए, व्यथित हुए। और जब रावण का वध हुआ तो अपने भाई को, अनुज को बोलते हैं कि जाओ उसे नीति सीख के आओ। उसकी विद्वता का प्रशंसा भी की। तो राम हम इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम करते हैं, और ये लोग तो एकदम युद्धक राम बनाते हैं। राम की कल्पना करते हैं, जैसे कि राम का नाम लेते हैं तो राम की जो तस्वीर आती है राम दरबार में, जिसमें माता जानकी भी है, हनुमान जी भी हैं, लखनलाल जी भी हैं, संत समाज भी है, तो राम दरबार, भद्र राम आशीर्वाद दे रहे हैं। और इनका राम युद्धक राम, वो राम नहीं हो गया, रैम्बो हो गया। तो हमारे राम जो हैं वो सबरी के राम, हमारे राम वनवासी राम है, हमारे राम मेहनत कश के राम है, हमारे राम सगुण भी है, हमारे राम निर्गुण भी है। तो राम कण कण में व्याप्त है। कबीर के राम भी है तो उसी के भी राम है, लेकिन इनके जो राम है वो वोट दिलाने वाला राम है। अभी अभी बिल्कुल ताजा घटना, हनुमान जी ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के प्रतीक हैं। उससे बड़ा कोई बलशाली नहीं, उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, उससे बड़ा कोई भक्त नहीं। लेकिन अभी जो पोस्टरों में देखेंगे, जो झंडा देखेंगे, तो एकदम एक भगवा रंग का झंडा है और काला सफेद ऐसा दिखाया, भयंकर आक्रोशित। इस मुद्रा में तो कभी हमने देखा नहीं हनुमान जी को। तो इनके जो हनुमान है वो आक्रोशित हनुमान है। तो ये व्यक्तित्व जो बदलने के जो काम कर रहे हैं, बहुत सतेराना ढंग से, षड्यंत्र पूर्वक राम के, हनुमान के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर रहे हैं। और ये समाज के लिए घातक है, नुकसानदायक है। जो सैकड़ों हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने जो राम के और हनुमान जी के जो तस्वीर, जो व्यक्तित्व प्रस्तुत जनता के बीच में किया गया है, जो छवि आम जनमानस में बना हुआ है, उसको ध्वस्त करने का काम ये षड्यंत्रकारियों ने अपने स्वार्थ के लिए, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये उनकी छवि बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और हम राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना रहे हैं ताकि भगवान राम, जो कि हमारे भांजे, एक और परिचय हमारा यही कौशल्या माता का मंदिर है, कौशल्या जी के मायके, तो हमारे रिश्ते में तो भांजे हो गए, हमारे लिए तो भांजा राम है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में सिर्फ भांजे को प्रणाम करते हैं, क्योंकि भांजे भगवान को रूप देखते हैं। हमारे भांजे राम है, बनवासी राम है, रोजगार की आपने चर्चा की थी, रोजगार के बारे में आपने चर्चा की थी। जो रिसेंटली डाटा आया है वो बहुत साफ है और बहुत उज्जवल डाटा है। 3 राज्य एक साथ बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड,
और तीनों राज्यों के अगर रोजगार के डाटा को कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर पूरे देश में सबसे कम है 0.67%। वहीं उत्तराखंड में 2.9% और झारखंड की बात करूं तो 13.1%। तो मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं, एक तो रोजगार की उपलब्धता आपने कैसे सुनिश्चित की, और दूसरा जो कि बहुत युवाओं के लिए बहुत मौजूद सवाल है और बार बार अलग अलग मंचों पर ये आवाज़ उठती रही है, जो टेक्निकली ट्रेंड यूथ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं, दूसरी जगह से निकलते हैं और वो ब्रेन ड्रेन की स्थिति दिखाई देती है, वो बाहर चले जाते हैं रोजगार के लिए। तो पहला सवाल कि ये अचीवमेंट कैसे किया, दूसरा वो शिक्षित जो बेरोजगार अभी भी स्टेट में हैं उनके लिए अवसर कैसे दे रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी यदि कम करना है तो केवल एक काम शासकीय नौकरी देके कम नहीं किया जाता, या कि फैक्ट्री भर खोल देने से कम नहीं होगा। ये भी बहुत जरूरी है। जो इंजीनियर है, जो टेक्निकल है, स्किल्ड लेबर है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उनको भी काम के लिए तो जहाँ शासकीय सेवाओं के दरवाजे हमने खोले 1998 के बाद पहली बार तो शिक्षकों की भर्ती हुई छत्तीसगढ़ में। असिस्टेंट प्रोफेसर की कब से भर्ती रुकी हुई थी, वो हमने शुरू किया। तो जितने भी शासकीय जो सेवाएं हैं जहाँ रिक्त पद है उसको भरने का काम किया, लेकिन उसका दायरा तो सीमित है, हम उसे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी पुलिस की भर्ती है, पटवारी की भर्ती है, तहसीलदार, ये सब ऑनगोइंग प्रोसेस शासकीय से हो गया। दूसरा उसी प्रकार से जो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इस प्रकार से बनाया है कि जिसमें कोई उद्योगपति एनपीए नहीं होगा, क्योंकि 60% से लेकर 50% तक के उसको सब्सिडी दे रहे हैं। 10 साल में पूरा पैसा उसको वापस हो जाएगा। तो कोई व्यापारी उद्योगपति एनपीए नहीं होगा। तो अभी 18,000 करोड़ से अधिक हमारे यहाँ निवेश हुआ, हजारों लोग उसमें रोजगार मिला। फिर जो हमारा बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर का सेक्टर है। पिछले सरकार में एग्रीकल्चर का जो रकबा है वो सिमटते जा रहा था, लेकिन हमारी पॉलिसी ऐसी है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, उसके लाभ और विभिन्न प्रकार के जो फसल है उसमें सहयोग देने के बाद, तो अब क्या हुआ है 2015 का आप आंकड़ा निकालेंगे, 17 का आंकड़ा निकालेंगे तो 15 लाख किसान मतलब रजिस्टर्ड किसान है जो धान बेचते थे, अब वो बढ़ के कितना हो गया 22 लाख। तो 3-3.5 साल में 15 लाख से जम करके 22 लाख हो गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। रकबा भी 22 लाख था पहले, अब बढ़ के 30 लाख हो गया, मतलब 1/4 रकबा भी बढ़ा है और 1.5 गुना किसान बढ़ा है। तो जो शहर में जो दबाव पड़ता था पॉपुलेशन का, वो दबाव कम हुआ। जो गांव से शहर की ओर माइग्रेट हो रहे थे, अब हमारी जो पॉलिसी है वो शहर से गांव को वापस जा रहे हैं, गांव लौट रहे हैं। और हमारे यहाँ जंगल बहुत है, 44% जंगल, लाखों परिवार वहां निवास कर रहे हैं, बड़ा भूभाग है, वहां लघु उपज है, कोई कीमत नहीं। पिछली सरकार में तो महुआ को ऐसे फेंक देते थे। आज हमने महुआ खरीदी शुरू किया कोरोना काल में, जहां पूरे देश के व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद थे। हमने महुआ खरीदने की व्यवस्था की, तेंदुपत्ता संग्रहण करने की व्यवस्था की, इमली खरीदने की व्यवस्था की, और उसके कारण से आदिवासियों की जेब में पैसा गया। अब स्थिति ये है कि उसमें तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत छोटी सी तकनीक कि महुआ गिरता है, वर्षों से गिर रहा है, जमीन में गिरता है, मिट्टी कंकड़ मिल जाता है, तो डिस्कलर भी हो रहा है और क्वालिटी भी खराब हो रहा है। तो इसके कारण से हमने कहा कि नेट लगाओ। तो नेट लगा दिया, क्या हुआ, वही इस साल महुआ जो 30 से 50 रुपये किलो बिका, अब इस जो हम लोग इस साल 5,000 क्विंटल हम लोग संग्रहित किए नेट से, वो 116 रुपये किलो में बिका। अब वो उसकी डिमांड अगले साल के लिए 60,000 क्विंटल की, तो हम नेट और बढ़ाएंगे। तो ये उस और फिर वैल्यू एडिशन किए। अभी अब त्योहार का सीजन है, उपवास रहेंगे तो तिखुर हम लोग प्रयोग करते हैं। बस्तर का तिखुर कौन नहीं जानता, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के बाहर कोई नहीं जानता था। आज विदेशों जा रहे हैं, यहाँ के तिखुर से जो शेक बने हैं, उसे कुल्फी बने हैं, देश क्या विदेश में मांग, वो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने वैल्यू एडिशन किया तो लोगों को रोजगार मिला। अब मवेशी पालन करना इतना कठिन था, गौठान हमने बनाया, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा, अब गौमूत्र खरीदेंगे, तो उससे इनकम बढ़ा और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट बनाए।
वर्मी कंपोस्ट बनाए तो लोगों को रोजगार मिला। अब उसे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तो वहाँ तेल मिल भी लगा रहे हैं, दाल मिल भी लगा रहे हैं, हालर मिल भी लगा रहे हैं और दूसरे मशीनें लगा रहे हैं। कितने लोगों को, हजारों हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो गांव में ही रोजगार हम पैदा कर रहे हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से ये हर हाथ में काम मिले, ये हमारी कोशिश। और इस साल 600 करोड़ रुपए बजट भी रखें, उसका भी काम होगा। ताकि अभी तो हम लोग मॉडल प्रोजेक्ट में हर ब्लॉक में कम से कम 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम करेंगे, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और उसके साथ साथ विक्रय की व्यवस्था, जो उत्पाद हो रहे हैं, पहले तो केवल 150 उत्पादन होता था, आज 600 लोगों, मतलब जो गांव के लोग बना रहे हैं, 600 प्रकार के वस्तुएं बन रही है और उसको विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं। सी मार्ट भी खोल रहे हैं, मिलेट्स की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो लगातार इस प्रकार से जितने उत्पादन हो रहे हैं, तो इसमें कार्बन भी उत्सर्जन नहीं हो रहा, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा, लोगों को रोजगार भी मिल रहा, इंडस्ट्री भी लग रही है उस प्रकार। मुख्यमंत्री के राजनीतिक चेहरे को सभी लोग पहचानते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर आपसे हर मंच में चर्चा होती है। मैं आपकी अनुमति से कुछ निजी सवाल पूछना चाहूँगा। आपको याद होगा 2015 में भी जब हम साथ बैठे थे तो बहुत ही नितांत निजी सवाल आपसे पूछे थे। तब आपने कहा था कि जब आप गांव लौटते हैं तो ट्रैक्टर का जो ट्यूब है उस पर और भैंस की पीठ पर नहाना आपको बहुत पसंद रहता है। क्या मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपको ऐसा कोई मौका मिला? अभी तो मौका नहीं मिला है, सर मिलेगा, जाना चाहेंगे? क्यों नहीं। अभी जैसे मौका मिलता है, हर कम हम लोग जब महादेव घाट जाते हैं तो कम से कम एक छलांग को लगा ही देते हैं अरुण नदी में। तो मौका मिलते तो चूकते नहीं, बंदर कितना भी बुढ़ा हो जाए। 1998 में आप अटैच टू सीएम, आपने कहा था कि दिग्विजय सिंह के साथ 2 साल आप अटैच टू सीएम रहे और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भी 6 साल अटैच टू सीएम रहे। अटैच टू सीएम से सीएम हाउस तक के सफर को आप किस रूप में देखते हैं? बड़ा कठिन दौर है। दिग्विजय सिंह जी जब दूसरे बार मुख्यमंत्री बने और मुझे राज्य मंत्री शपथ दिलाया गया और जब मंत्रिमंडल विभागों को बंटवारा हुआ तो मुझे अपने पास रख लिया, अटैच टू सीएम। तो जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो मैंने पूछा कि आप मुझे कौन सा काम दे रहे हैं? तो वो बोले, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने पास रख लिया, अटैच टू सीएम। मैं बोला बहुत बढ़िया बात, लेकिन आपके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? तो दिग्विजय सिंह जी सोचने लगे, मेरे पास तो कोई विभाग नहीं है। तो जब आपके पास कोई विभाग नहीं है तो मैं क्या काम करूंगा? तो उन्होंने एक बात कही कि जब मैं सुबह उतरूं तो सीढ़ी के पास मिलना और जब वापस जाऊं सोने के लिए तब सीढ़ी के पास मिलना। बहुत साधारण काम है। सुबह जब उतरे तब सीढ़ी के पास मिलना है, जब सोने जाए तब सीढ़ी के पास मिलना है। लेकिन इतना कठिन था ये। वो सुबह 8 बजे उतरते थे तो मुझे 7:30 बजे वहां उपस्थित होना होता था और वो 2 बजे सोने जाते थे तो मैं अपने बंगले पहुंचते पहुंचते मुझे 2:30 बज जाता था, 2:30-3 बज जाता था। तो ये बड़ा कठिन जॉब था। वो बिना विभाग के मंत्री के साथ काम करना सच में बड़ा कठिन काम है। और आज मुख्यमंत्री के रूप में जब सभी विभागों पर आपकी निगाहें हैं तब आपको कैसा लगता है ये जिम्मेदारी? वो सारे अनुभव बड़े काम आ रहे हैं। जब चाहे दिग्विजय सिंह के साथ काम किया हूँ, चाहे जोगी जी के साथ, तो 6 महीने काम करने का मौका मिला, लेकिन सूखा था तो राजस्व विभाग भी था, सूखा राहत भी था, लेकिन 6 महीने अटैच टू सीएम रहा तो दोनों मुख्यमंत्री के साथ काम करने का अवसर मिला मुझे। तो अनुभव की कोई कीमत नहीं। पुस्तक आप लाइब्रेरी में, आजकल तो ई लाइब्रेरी हो गया, सबके हाथ में हो गया, तो गूगल पे सर्च करो सारी चीज मिल जाता है। लेकिन अनुभव का जो ज्ञान है, अनुभव का 1 छटा और साहित्य का 1 टन, तो अनुभव का 1 छटा ज्यादा वजनी होगा। इस मंच से मुख्यमंत्री जी आप राज्य के युवाओं और लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? अगले 5 साल के जो आपका विजन है, जिस रूप में आप छत्तीसगढ़ को विकसित होते देखना चाहते हैं, जो पहचान स्टेट को देना चाहते हैं, उसके बारे में, अपने विजन के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? सीधी बात है कि छत्तीसगढ़ महतारी हम सबको सेवा करना है, छत्तीसगढ़ महतारी को संवारना है, सजाना है। तो उसके लिए हम लोग नरवा कार्यक्रम रखे हैं, गरवा कार्यक्रम रखे हैं, घुरवा कार्यक्रम रखे हैं छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए। लेकिन उसके बेटी बेटियों के लिए अच्छा से अच्छा उनका स्वास्थ्य हो,
स्वास्थ्य में पूरा ध्यान दें, शिक्षा की व्यवस्था सरकार के ओर से हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और साथ ही आय के जितने भी साधन हम लोग बना रहे हैं उसका पूरा उपयोग करें। तो छत्तीसगढ़ के हमारे पुरखों ने जो समृद्ध छत्तीसगढ़ की जो सपना हमारे महापुरुषों ने जो देखा था उसे हम सब मिल के साकार करें। एक सुंदर छत्तीसगढ़, सुसंस्कृत छत्तीसगढ़ और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण हम सब मिल के करें। तो अकेले भूपेश बघेल की बस की बात नहीं है, लेकिन हम सब मिल के काम करेंगे, ये काम भी संभव होगा और पूरे देश और दुनिया देखेगी। मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, इसलिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अपने